नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट, जो हम लोग का यूनिट 2 था। तो इससे पहले हम लोग 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो 477 नंबर तक हम लोग का हो गया था। तो आज हम लोग 478 नंबर से MCQ को शुरू करते हैं, ठीक है। और इससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, ठीक है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग का यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है 478 में है। पहला प्रश्न है, नई अधिकृत पुस्तकें रजिस्टर में दर्ज की जाती है। तो किस में दर्ज की जाती है? तो नई अधिकृत पुस्तकें एक्सेशन रजिस्टर में दर्ज की जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पुस्तकों पर आमतौर पर कम से कम कितना प्रतिशत की व्यापार छूट स्वीकार्य है, ठीक है। तो कितना प्रतिशत का? तो 10% का व्यापार छूट स्वीकार्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किताबें और पत्रिकाएं खरीदते समय विदेशी मुद्राओं की रूपांतरण दरें और भारतीय पुस्तकालयों पर लागू छूट तय करता है। कौन तय करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, GOC तय करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी उधारकर्ता से पुस्तक को उसकी देय तिथि से पहले वापस करने का अनुरोध करना क्या कहलाता है? तो हो जाएगा रिकॉल कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। किसी उधारकर्ता से पुस्तक को उसकी देय तिथि से, जिस तिथि को उसका देने का मतलब डेट है, उस तिथि से पहले वापस करने का अनुरोध करना क्या कहलाता है? रिकॉल कहलाता है। अगला प्रश्न है, परिग्रहण संख्या लिखने के लिए वेड्सो ऑफ टाइटल पेज के अलावा सभी दस्तावेजों में चुने गए और समान रूप से उपयोग किए जाने वाले अन्य पृष्ठ को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा सीक्रेट पेज। ऑप्शन सी हो जाएगा, सीक्रेट पेज के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण और कैटालॉगिंग से संबंधित पुस्तकालय की प्रथाओं पर लिए गए निर्णयों को दर्शाता है। तो कौन हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, अथॉरिटी फाइल। वर्गीकरण और कैटालॉगिंग से संबंधित पुस्तकालय की प्रथाओं पर लिए गए निर्णयों को दर्शाता है अथॉरिटी फाइल। अगला प्रश्न है, एक पाठक जो उधार ली गई पुस्तकों के लिए समय विस्तार चाहता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो रिन्यूअल। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर कोई पाठक कोई उधार ली गई पुस्तक के लिए और समय चाहता है, उसको समय का विस्तार चाहता है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो रिन्यूअल के नाम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्रिकाओं के पिछले अंकों के लिए किस तरह की बाइंडिंग उपयुक्त होती है? पत्रिकाओं के पिछले अंकों के लिए किस तरह की बाइंडिंग उपयुक्त होती है? तो क्या हो जाएगा? लेदर का बाइंडिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी पुस्तक के पाठ्य से पहले और बाद की सीट को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, एंड पेपर कहा जाता है। किसी पुस्तक के पाठ्य से पहले और बाद की सीट को क्या कहा जाता है? एंड पेपर कहा जाता है, एंड पेपर्स, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास की एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य किसी संगठन के कर्मचारियों के डैश में सुधार करना है। किस में सुधार करना है? तो हो जाएगा इसका आंसर सैलरी हो गया, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस हो गया, सोशल ऑब्लिगेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
प्रबंधन सिद्धांत ग्राहकों की ज़रूरतों या अपेक्षाओं पर जोर देता है? कौन सा प्रबंधन सिद्धांत? तो हो जाएगा TQM, ऑप्शन बी हो जाएगा। TQM प्रबंधन सिद्धांत ग्राहकों की ज़रूरतों या अपेक्षाओं पर जोर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुस्तकालय संग्रह विकास प्रक्रिया के अंतर्गत इनमें से क्या नहीं आता है? पुस्तकालय संग्रह विकास प्रक्रिया के अंतर्गत इनमें से क्या नहीं आता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लासिफिकेशन नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रशासनिक प्रबंधन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सिद्धांत के जनक कौन है? प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक कौन है? तो हो जाएगा हेनरी फ्योल, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, CPM क्रिटिकल पाथ मेथड, CPM का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्यू पॉइंट कंपनी के द्वारा। अगला प्रश्न है, GOC का पूरा नाम क्या है? GOC का पूरा नाम क्या है? तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुड ऑफिसेज कमिटी। ठीक है, गुड ऑफिसेज कमिटी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी संस्था के वित्तीय आय व्यय के अनुमान लगाने की प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? ऑप्शन बी हो जाएगा, बजटिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, वह बजट जो मुख्य रूप से वर्तमान राजस्व और व्यय की मदों को कवर करता है कहलाता है? क्या कहलाता है? डी हो जाएगा, कैपिटल बजटिंग हो जाएगा। ठीक है, वह बजट जो मुख्य रूप से वर्तमान राजस्व और व्यय की मदों को कवर करता है कहलाता है कैपिटल बजटिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, निधि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? रेकरिंग निधि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी भी संस्था में वित्तीय लेन देन की जांच कहलाती है? क्या हो जाएगा इसका? किसी भी संस्था में वित्तीय लेन देन की जांच कहलाती है रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग, प्रोग्रामिंग और ऑडिटिंग। तो क्या हो जाएगा? किसी भी वित्तीय लेन देन का जांच कौन करता है? तो ऑडिट ऑफिसर, ऑडिटिंग हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑडिटिंग करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट के दो तत्व भाग कौन सा है? पुस्तकालय के वार्षिक रिपोर्ट के दो तत्व या भाग कौन से हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, डिस्क्रिप्टिव एंड स्टेटिस्टिकल। ठीक है, स्टेटिस्टिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड स्टेटिस्टिकल। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। पुस्तकालय के वार्षिक रिपोर्ट के दो तत्व है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पुस्तकालयों में खुली पहुंच प्रणाली के प्रणेता कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स डफ ब्राउन। ब्रिटिश पुस्तकालयों में खुली पहुंच प्रणाली के प्रणेता कौन है? जेम्स डफ ब्राउन। अगला प्रश्न है, नीना ब्राउन द्वारा ब्राउन चार्जिंग प्रणाली कब शुरू की गई थी? नीना ब्राउन द्वारा ब्राउन चार्जिंग प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1895 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन कॉटन डाना। न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? जॉन कॉटन डाना। अगला प्रश्न है, विद्युत चालित पुस्तक चार्जिंग प्रणाली सबसे पहले कब शुरू हुई? विद्युत चालित पुस्तक चार्जिंग प्रणाली सबसे पहले कब शुरू हुई है? तो हो जाएगा इसका 1932, ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा, 1932 ईस्वी। अगला प्रश्न है, विद्युत चालित बुक चार्जिंग प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो हो जाएगा गेलॉर्ड ब्रदर्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिट्रॉइट सिस्टम पुस्तक चार्जिंग प्रणाली को
राल्फ अल्वेलिंग के द्वारा किस वर्ष विकसित किया गया था? तो हो जाएगा 1929, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परंपरागत रूप से उन पुस्तकों के लिए लगाया जाता है जो नियत तारीख के बाद वापस की जाती है। तो हो जाएगा ऑप्शन ए, ओवर ड्यू चार्ज। परंपरागत रूप से उन पुस्तकों के लिए मतलब ओवर ड्यू चार्ज लगाया जाता है जो नियत तारीख के बाद वापस की जाती है। जो जिस डेट का है वापस करने का डेट, अगर उस डेट के बाद अगर वापस होता है तो उस पर ओवर ड्यू चार्ज लगाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में दैनिक आगंतुकों और उनके आने के उद्देश्य का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखा जाता है, जिसे मतलब कौन सा रजिस्टर कहते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइब्रेरी रजिस्टर। ठीक है। लाइब्रेरी रजिस्टर में दैनिक आगंतुकों और उनके आने के उद्देश्य का रिकॉर्ड इसमें नोट किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का 505 तक कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 2 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो इसको और अच्छे से देखिए और 2 बार 3 बार इसको रिवीजन कीजिए। ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। ठीक है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।